आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को तेज रफ्तार के साथ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की और कहा कि देश आज दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े पर्यावास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाघों की संख्या 2014 की 1400 से बढ़कर अब 2019 में 2977 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है। हमारी नीति में, हमारे अर्थशास्त्र में हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में जहां देश में अगली पीढ़ी के आधारभूत ढांचे के लिए तेजी से कार्य हुआ है, तो वहीं भारत में वन क्षेत्र का दायरा भी बढ़ रहा है। देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्दी ही डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे। जी हां, ये खास एपिसोड पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आधारित होगा। डिस्कवरी चैनल की ओर से जारी किए गए एक बयान में ये कहा गया है कि इस खास एपिसोड की शूटिंग बेयर ग्रिल्स ने भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की है। इस एपिसोड में हल्के अंदाज में वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इस खास एपिसोड को 12 अगस्त को प्रसारित किया जाएगा। ये 180 से अधिक देशों में डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए ये शो दुनिया को भारत की समृद्ध पर्यावरण विरासत को दिखाने और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर गौर करने का मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेयर ग्रिल्स के साथ समय बिताना शानदार रहा। वो बेहतरीन ऊर्जा के धनी हैं और प्रकृति को उसके सबसे शुद्ध रूप में खोजने में लगे रहते हैं। अखिल भारतीय बाघ संख्या अनुमान रिपोर्ट 2018 में मध्य प्रदेश ने 526 बाघों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त कर एक बार फिर बाघ प्रदेश का दर्जा हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश द्वारा बाघ प्रदेश का दर्जा पुनः हासिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सोमवार को बताया कि 2018 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ हैं और राज्य के क्षेत्रफल और बाघों की संख्या के अनुपात के हिसाब से प्रदेश बाघों के संरक्षण में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर डिवीजन में भी बाघों की संख्या 250 है, जो पूरे देश में प्रथम स्थान है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। येदियुरप्पा ने विधानसभा में एक पंक्ति का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि सदन को उनके नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा है। उन्होंने सदन से अपील की कि वे उन पर भरोसा जताएं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने इस्तीफे का सोमवार को ऐलान किया। कुमार ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर अपने 14 माह के कार्यकाल में उन्होंने अपने विवेक के अनुरूप और संविधान के मुताबिक काम किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार असंवैधानिक और अनैतिक है और उन्होंने इसके ज्यादा समय तक न चल पाने पर संदेह जताया। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति जाहिर की कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासन चरमरा गया था। अपनी सरकार के कार्यक्रमों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा की है। राज्यसभा के अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिसमें ऊंचे लाभ का झूठे वादे करने वाली अविनियमित जमा और पूंजी स्कीमों पर प्रतिबंध लगाने और ऐसे मामलों का अदालतों में 180 दिनों के भीतर निस्तारित करने का प्रावधान है। ये विधेयक कानून बनने के बाद इस संबंध में इस साल 21 फरवरी को लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़े इस विधेयक पर सभी दलों का समर्थन ये दर्शाता है कि गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का प्रयास करने वालों के खिलाफ संसद एकजुट है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पूंजी स्कीम संबंधी कंपनियों के बारे में जो राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा, उसमें किसी जमाकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी। इसमें अविनियमित कंपनियों और उन्हें चलाने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग उनके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर ऐसी योजनाओं के झांसे में न फंसे। लोकसभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया, जिसमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण, चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान है।
बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी की स्थापना करने की बात कही गई है। ये समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी और ऐसे विनियमों की सिफारिश करेगी जो उसे प्रयोजन के लिए उपेक्षित हों। विधेयक पेश किए जाने का कई विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया और इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र और संविधान के विरुद्ध करार देते हुए विधेयक को संसद की स्थायी समिति अथवा प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। विपक्ष की आपत्ति को निर्मूल करार देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में 5000 से अधिक बड़े बांध हैं और इनमें से 92% अंतर्राज्यीय दायरे में आते हैं, इसलिए ये विधेयक लाना उचित है। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल हो। लोकसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है, जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाए रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। इस मामले में सीबीआई जांच भी हुई। ऐसे में इस संस्था की कायाकल्प की जरूरत हुई। उन्होंने कहा कि ये इतिहास में भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार के तौर पर दर्ज होगा। लोकसभा ने सोमवार को निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें 100 से 150 वर्ष पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में प्रस्तावित संशोधन का मकसद ऋण निपटान प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता लाना है। लोकसभा में पीठासीन सभापति के रूप में आसीन रमा देवी पर पिछले बृहस्पतिवार को की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने सोमवार को माफी मांग ली। सपा सांसद ने कहा कि आसन के प्रति ना तो मेरी कोई गलत भावना थी और ना ही कभी रही है। भाजपा सदस्य रमा देवी ने कहा कि आजम खान की ये आदत रही है, बाहर भी वो ऐसे ही बोलते रहे हैं। मैं वरिष्ठ सांसद हूँ, अध्यक्ष जी जो आदेश देंगे उसका पालन करूंगी। आजम खान के क्षमा मांगने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये सदन सबका है, ये आसन भी सभी का है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सदन में ऐसी कोई भी बात या फिर कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे सदन की मर्यादा और हमारी छवि को धक्का लगे। राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के रायबरेली में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके चलते बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाने के 15 सदस्यों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये शिकायत सही नहीं है। सभापति ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के पिछले 5 सत्रों की अध्यक्षता की है। उनकी अध्यक्षता में हुए सत्र के दौरान सरकार ने 10 विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किए। राज्यसभा में सत्ता पक्ष की बेंचों में से एक बेंच पर लगे वोटिंग पैनल के तार से धुआं निकलने की वजह से सोमवार को सदन की बैठक शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इंडोनेशिया में रविवार को संपन्न बॉक्सिंग के 23वें प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए राज्यसभा में सोमवार को एक महिला मुक्केबाज एवं उच्च सदन की सदस्य मैरी कॉम तथा अन्य खिलाड़ियों को बधाई दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मैरी कॉम की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। राज्यसभा में आज कांग्रेस के दिवंगत नेता एस जयपाल रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सदन के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि जयपाल रेड्डी का 40 वर्षों का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में नए भारत के लिए नई शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने की समय सीमा 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा नीति के मसौदे पर 1 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं और लोग अब 15 अगस्त तक इस पर सुझाव दे सकेंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब सैलानी देश के 10 स्मारकों को सूर्यास्त के बाद भी देख सकेंगे। प्रयोग सफल होने पर अन्य विरासत और पुरातत्व स्थलों पर भी इसे लागू किया जाएगा। जिन जगहों के लिए ये फैसला लागू हुआ है उसमें दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा भी शामिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग और सुरक्षा होगी।
सौराष्ट्र के प्रभावशाली नेताओं में से एक और गुजरात के पोरबंदर निर्वाचन से पूर्व सांसद विट्ठल रडारिया का सोमवार सुबह अहमदाबाद में अपने निवास स्थान पर निधन हो गया। वो 61 साल के थे और पिछले 1 साल से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि पोरबंदर के पूर्व सांसद विट्ठल भाई रडारिया के निधन का समाचार सुनकर बेहद दुखद हुआ हूं। गुजरात ने एक प्रभावशाली किसान नेता खो दिया है। ये सहकारिता, शिक्षा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की चीन यात्रा रद्द हो गई है। गोयल को क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए चीन जाना था। अधिकारियों ने बताया कि संसद के वर्तमान सत्र की तारीख आगे बढ़ने के कारण गोयल की यात्रा का कार्यक्रम रद्द किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगी। पार्टी महासचिव पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाती हैं तो हर तरफ से उन्हें समर्थन मिलेगा। रायबरेली में हुए हादसे के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के परिवार वाले रायबरेली दुर्घटना की CBI जांच की मांग करते हैं तो सरकार तैयार है। इस बीच राज्य सरकार ने तय किया है कि अस्पताल में भर्ती पीड़िता और उसके वकील के इलाज का खर्च वो वहन करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से बलात्कार कांड की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की अपील की है। आयोग की एक टीम मंगलवार को उन्नाव में पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से मिलने जाएगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने को षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत और बेनिन के बीच कई क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टेलो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच टेलीमेडिसिन समेत कुल 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन को $100 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की। राष्ट्रपति ने बेनिन के निवेशकों को भारत में निवेश करने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के बीच $800 मिलियन से ज्यादा का व्यापार है। उन्होंने कहा कि अब भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों की मोजाम्बिक यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा के दौरान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजनाथ सिंह अपनी यात्रा के दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। भारत को प्रदूषण की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और हालात को फौरन ठीक नहीं किया गया तो साल 2022 तक ये नुकसान 9,50,000 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा छू सकता है। फाउंडेशन फॉर मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिसर्च फर्म थॉट आर्बिट्रेज के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। आज चंद्रयान 2 धरती की अगली कक्षा में प्रवेश कर गया। इसरो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। चंद्रयान 2 तीसरी कक्षा में प्रवेश कर गया है और अब 3 कदम बाकी है। इसरो के मुताबिक ये अपने लक्ष्य के तीसरे पड़ाव में आज 3:12 पर प्रवेश किया। चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने के लिए इसे 4 ऑर्बिटल एलिवेशन से गुजारा जाएगा। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक हर बार यान को अगली कक्षा में स्थापित करेंगे। ये प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी, यानी कि चंद्रयान 2 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को इसे चांद की कक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए टल गई है। माल्या ने अपने और रिश्तेदारों की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए शनिवार को अपील की थी। आम्रपाली के 11,403 फ्लैट बायर्स में से कुछ को महज 6 महीने में फ्लैट मिल सकते हैं। जी हां, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर ज्यादातर काम हो चुके हैं, ऐसे फ्लैट्स के अधिकार 6 महीने के भीतर दिए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को प्रदान किया गया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण सोमवार तक को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना?
भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से परामर्श किए बिना नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में नियुक्तियां किए जाने के आरोप से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र के परिषद में लोगों की भर्ती करने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई। पुणे बीपीओ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को दोनों दोषियों की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी। अदालत ने दोनों के जेल में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा कि उन्हें 35 वर्ष जेल में बिताने होंगे। और अब बात बाजार की। बीएसई सेंसेक्स आज 196 अंक टूटकर 37,686 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 92 अंक के नुकसान पर 11,192 अंक पर बंद हुआ। स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं की मांग घटने से दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 50 रुपए टूटकर 35,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, तो वहीं चांदी भी 100 रुपए के नुकसान के साथ 41,900 रुपए प्रति किलो रह गई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर मंत्रालयीय समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ई वाहनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी थी। ये कटौती 1 अगस्त से प्रभाव में आ जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पास इस समय नकद धन बहुतायत में होने और ब्याज दरों में गिरावट के परिदृश्य का हवाला देते हुए विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाओं पर ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने कहा है कि नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2019 से लागू होंगी। देश के 9 प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून की तिमाही में घरों की बिक्री 6% तक बढ़ गई है। हालांकि इस दौरान घरों की आपूर्ति में 11% की कमी आई है। प्रमुख डेटा विश्लेषण कंपनी प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। हांगकांग सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आए चीन ने सोमवार को कहा है कि हांगकांग की प्राथमिकता हिंसा और अवैध कृत्यों को दंडित करना है। चीन ने कहा कि अर्ध स्वायत्त देश जल्द से जल्द सामाजिक व्यवस्था को बहाल करें। हांगकांग में काफी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। सोल ने मछली पकड़ने वाली एक नौका में समुद्री सीमा पार करने वाले 3 उत्तर कोरियाई नागरिकों को वापस स्वदेश भेज दिया है। इन लोगों ने वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं और उनके नेतृत्व में दोनों देशों के राजनयिक संबंध गहरे होने की उम्मीद जाहिर की है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रही वार्ता के 2 महीने पहले विफल होने के बाद दोनों पक्ष मंगलवार से फिर से बातचीत शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव का असर जो है वो वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा है। इजराइल में 17 सितंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुद पार्टी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी तस्वीर वाले बैनर लगाए हैं। प्रचार अभियान में ये कोशिशें की जा रही हैं नेतन्याहू को इजराइल की राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जाए जिसका कोई जोड़ ना हो। इजरायली प्रधानमंत्री 9 सितंबर को एक दिन की यात्रा पर भारत जाएंगे, जहां पर वो मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तर कैलिफोर्निया में वार्षिक फूड फेस्टिवल में रविवार को हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। इस समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चों और 1 महिला सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में 6 महिला सहित 18 से अधिक लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी पूर्व खुफिया प्रमुख अमरुल्लाह सालेह के कार्यालय पर रविवार को हुए एक हमले के दौरान कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। राजधानी काबुल में ग्रीन ट्रेंड कार्यालय में हुए हमले में करीब 50 अन्य लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की है कि अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख डैन कोट्स 15 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे। टेक्सास के प्रतिनिधि जॉन रेडक्लिफ नेशनल इंटेलिजेंस के नए निदेशक की जगह ले सकते हैं।
अमेरिका में शरण की तलाश में गए 3 भारतीय व्यक्तियों को टेक्सास के एल पासो में बने यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट केंद्र में रविवार को नसों के जरिए जबरन ड्रिप्स चढ़ाई गई। इन भारतीयों की वकील ने बताया कि ये लोग 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के शाह सलमान के भाई का रविवार को निधन हो गया। शाह परिवार ने शहजादे बांदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की मृत्यु के कारण के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया का कहना है कि वो कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। और अब खबरें खेल जगत से देखते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया अगले साल खेले जाने वाले पुरुष और महिला आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए अगले महीने विज्ञापन अभियान शुरू करेगा, जिस पर 34 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना है। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन मंत्री साइमन बर्मिंघम ने कहा है कि नए अभिनय से वो भारतीय पर्यटकों तक अपनी पहुंच और बढ़ा पाएंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सत्र में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की 9 टीमें अगले 2 साल में 27 श्रृंखलाओं के 71 टेस्ट मैचों में खिताब के लिए भिड़ेंगी। शीर्ष 2 टीमें इसके बाद लॉर्ड्स में जून 2021 में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। प्रत्येक टीम 3 घरेलू श्रृंखला और 3 विरोधी मैदान पर श्रृंखला खेलेगी और उसे प्रत्येक मैच के लिए अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रृंखला के 120 अंक होंगे, जिन्हें श्रृंखला के मैचों के आधार पर बांटा जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि 1 अगस्त से शुरू हो रही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेल के लंबे प्रारूप को प्रासंगिक बनाएगी। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट काफी चुनौतीपूर्ण है। भारतीय टीम ने हाल के वर्षों में शानदार काम किया है और चैंपियनशिप में उसके पास अच्छा मौका होगा। इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने कहा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेल के लिए एक और शानदार पहल है, जिससे प्रत्येक टेस्ट श्रृंखला प्रासंगिक बनेगी और अधिकांश खिलाड़ी खेल के इस प्रारूप में सफल होना चाहते हैं। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मंगलवार से बैंकॉक में शुरू होने वाले थाईलैंड ओपन में जब उतरेंगी तो उनकी नजरें साल के पहले खिताब पर होंगी। टूर्नामेंट में साइना नेहवाल को 7वीं वरीयता दी गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से चोट के कारण वो कोर्ट से दूर है। 5वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में क्वालिफायर से भिड़ेंगे, जबकि एचएस प्रणॉय के सामने हांगकांग के वोंग विंग की विंसेट की चुनौती होगी। 8वीं वरीयता प्राप्त समीर वर्मा का सामना मलेशिया के ली जी जिया से होगा, तो वहीं पारुपल्ली कश्यप का मुकाबला होगा फ्रांस के बाइट्स लिवरडे से। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का पहले दौर में हमवतन मनु अत्री एवं बी सुमीत रेड्डी की जोड़ी से होगा सामना। अश्विनी पोनप्पा और एनसिक्की रेड्डी की भारतीय महिला युगल जोड़ी पहले दौर में जापान की कोहे गोंदो और अयाने कुरिहारा की जोड़ी से भिड़ेगी। मिश्रित युगल में अश्विनी और सात्विक साईराज की जोड़ी के सामने 5वीं वरीयता प्राप्त चान पेंग सून और गोह लियू यिंग की मलेशिया की जोड़ी होगी। ओलंपिक चैंपियन दालेलाह मोहम्मद ने अमेरिकी चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में जीत के दौरान महिला एथलेटिक्स में लंबे समय से चला आ रहा विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट चटकाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी। जॉर्जिया के निकोलस बाशिलाश्विली ने हैम्बर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में गैरवरीय आंद्रे रूबलेव को हराकर खिताब बरकरार रखा है। 4वीं वरीयता प्राप्त बाशिलाश्विली ने रूस के खिलाड़ी के खिलाफ 7-5, 4-6, 6-3 से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने अटलांटा टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में ट्रेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में हराकर अपना दूसरा एटीपी खिताब जीता। 20 साल के मिनोर ने अपनी सर्विस पर सिर्फ 10 अंक कमाए और 6-3, 7-6 से जीत दर्ज की। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि वो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं है और इसकी जगह उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ से अपील की है कि वो निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों के कोर में शामिल करने की दिशा में काम करें। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम और 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने रविवार को इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में स्वर्ण पदक जीते, जिससे भारतीय मुक्केबाजों ने 23वें प्रेसिडेंट कप में अपने अभियान का अंत 9 पदक के साथ किया। भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी अब 9 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 2 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। दर्शकों की पसंद बन चुकी ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने तीसरे सप्ताहांत में कुल 12 करोड़ की कमाई की। फिल्म अब तक 126 करोड़ की कमाई कर चुकी है।
ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह कम स्क्रीन मिलने के बावजूद और 5 हफ्तों के बाद भी रेस में बनी हुई है। फिल्म ने अब तक 275 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। द एंग्री बर्ड मूवी 2 के हिंदी वर्जन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म भारत में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है। फिल्म में कपिल शर्मा ने अपनी आवाज दी है। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 के सीक्वल में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभाएंगे। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। KGF चैप्टर 2 जल्दी ही रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान सुपरहिट फिल्म बीरम के रीमेक में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, बॉलीवुड में चर्चा है कि शाहरुख काफी लंबे समय के बाद साजिद नाडियाडवाला के साथ एक फिल्म में काम कर सकते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भारत में स्पाइडरमैन सीरीज की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने भारत में अब तक 85 करोड़ कमाए हैं। कार्तिक और सारा जल्दी ही इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल के सीक्वल में नजर आएंगे। ये फिल्म लव आजकल का सीक्वल है। पिछले दिनों दोनों एक्टर्स ने शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी की है। सोशल मीडिया पर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में बने रहने वाली बॉलीवुड जोड़ी शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर को वोग वेडिंग शो के 7वें एडिशन में वोग वेडिंग बुक के कवर के लिए चुना गया है। मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की बहन अफीफा नाडियाडवाला सईद फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमा रही हैं। उनकी पहली मराठी फिल्म गर्लफ्रेंड सिनेमा घरों में काफी तालियां बटोर रही है। धनुष की तमिल फिल्म पट्टास का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म को RS दुरई सेंथिल कुमार ने निर्देशित किया है। बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑनलाइन मनोरंजन सामग्री मंच आल्ट बालाजी और जी समूह के Z5 ने साझेदारी में मौलिक मनोरंजन सामग्री बनाने का समझौता किया है। ये सामग्री दोनों मंचों पर उपलब्ध होगी। दोनों पक्ष मिलकर हिंदी में 60 से ज्यादा मौलिक मनोरंजन सामग्री तैयार करेंगे। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल प्रतिष्ठित फैशन पत्रिका ब्रिटिश वोग के सितंबर के अंक में मेहमान संपादक की भूमिका में नजर आएंगी। पत्रिका के इस अंक में मेगन अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा के साथ साक्षात्कार करती हुई नजर आएंगी। शाही परिवार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पत्रिका के सितंबर का अंक का शीर्षक है फोर्सेस फॉर चेंज और इसमें दुनिया की जानी मानी वानर प्रजाति पर शोध करने वाली विशेषज्ञ जेन गुडाल समेत उन 15 महिलाओं पर फीचर होगा जिन्होंने अपने साहसिक कारनामाओं से सभी की बाधाएं तोड़ दी हैं। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।